हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, और वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार से काम होता था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या गुण हैं या क्वालिटीज ऑफ बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे बड़ा गुण है अधिकतम संतुष्टि। इस प्रणाली के अंतर्गत दोनों पक्षों को अपनी इच्छाओं को प्रस्तुत करने की, अपनी इच्छाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। अतः विनिमय में दोनों पक्षों की सहमति होती है और दोनों पक्षों को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो दूसरा महत्वपूर्ण इसके गुण है वो है श्रम विभाजन के लाभ। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक उत्पादक एक ही वस्तु का उत्पादन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करने लगता है जिसमें उसे विशेषता या उसकी महारत हासिल हुई रहती है उस वस्तु में, या वो स्पेशलाइज्ड होता है उस वस्तु को उत्पादन करने में। और इस प्रकार से अपरोक्ष रूप से यह श्रम विभाजन के लाभों को भी प्रदान करता है और उस व्यक्ति को भी श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण है वो है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत समाज में जो लोग होते हैं वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परस्पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हैं, क्योंकि वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सामाजिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनकी निर्भरता बनी रहती है। यह परोक्ष रूप से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन प्रदान करता है एवं उसे बल देता है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण इसके गुण हैं वो ये हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लोग एक ही वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसके बदले वे अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत वह विभिन्न वस्तुओं के उपभोग का अवसर भी उसे प्राप्त होता है, परंतु उसे अपना श्रम सिर्फ एक ही वस्तु के उत्पादन में खर्च करना पड़ता है। पांचवी इसके जो गुण हैं वो ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यह परस्पर सहयोग की भावना को भी विकास करता है एवं विकसित करता है और यह बल प्रदान करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। इससे उसे परस्पर सहयोग का भी भावना रखनी होती है, अन्यथा वह इस अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाएगा और इस भावनाओं को न रखते हुए वह कहीं न कहीं एक सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। छठी जो इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो यह है कि व्यापार चक्र के दोषों से इस प्रणाली के माध्यम से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, व्यापार चक्र के विभिन्न दोष होते हैं, जैसे कि हम देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। इसके कुछ दोष है मुद्रास्फीति, विस्फीति इत्यादि। अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो हम इस प्रकार के व्यापार चक्र के दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दोष इस व्यवस्था का यह होता है कि इस व्यवस्था में दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत सबसे बड़ी कठिनाई जो दोनों पक्षों के सामने आती है वो यह है कि यह विनिमय तभी संभव होगा जब जिन दोनों व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे की वस्तुएं चाहिए वो एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से उनका संयोग बने कि वो एक दूसरे से मिले और प्रत्येक के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो अगले की आवश्यकता है और ना ही होनी चाहिए बल्कि वह विनिमय करने के लिए भी वह उस व्यक्ति के साथ तैयार होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति चावल के बदले गेहूँ और गेहूँ के बदले में चावल चाहता है तो दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा खोजना पड़ेगा जिसे गेहूँ के बदले में चावल चाहिए, क्योंकि उसे तो चावल के बदले में गेहूँ चाहिए। परंतु वास्तविक दुनिया में हम लोग इस प्रकार के संयोग कम पाते हैं या इस प्रकार के संयोग दिखाना कठिन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सर्वप्रथम दोष है जो उस प्रणाली को सफल होने के लिए बाधक है। दूसरी जो इसके दोष है वो यह है कि यह धन संचय करने में कठिनाई लाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत धन का संचय करना कठिन होता है। क्यों? वस्तुतः अगर हम देखें तो वस्तुएं जगह घेरती हैं, उनके नष्ट होने का डर रहता है और जिस प्रकार से चाहे वो पशु हो, अनाज हो या कुछ भी वस्तुएं हो, जैसे कपड़ा हो, उसका संग्रह करना कठिन होता है और दीर्घकाल में वस्तुओं का नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनकी संपत्ति का भी नाश हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह मुद्रा नहीं है। जीवित या मृत जो भी वस्तुओं का यहाँ विनिमय होता है वो वस्तुओं का भी एक जीवन काल होता है और जीवन काल के अंत होते होते वस्तु भी समाप्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिक्कत आती है। कुछ वस्तुओं इसमें जो तीसरा जो दोष है वो है कि कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो अविभाज्य होती हैं। उस वस्तुओं के एवज में अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को देने वाला व्यक्ति को खोजता है तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो किस तरीके से अपने वस्तु को विभाजित करके अगले की वस्तुओं को विनिमय में ले। जैसे उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के पास घोड़ा है और दूसरा भेड़ है और दोनों के विनिमय करना चाहता है, दोनों एक दूसरे के साथ विनिमय करना चाहता है। अगले को घोड़ा चाहिए, उसको भेड़ चाहिए, तो एक घोड़ा कितने भेड़ों के बराबर हो सकता है यह तय करना कठिन है। यह हो सकता है कि एक घोड़ा 4 भेड़ों के बराबर हो, 5 भेड़ों के बराबर हो या 2 भेड़ों के बराबर हो। कौन सा सही माप होगा यह तय करना कठिन है। अगर वो 4.5 भेड़ों के बराबर होगा तो 4.5 भेड़ इस प्रकार से संभव हो पाएंगे, यह भी असंभव सी चीज़ें हैं। जो इसके बाद का इसका दोष है, जो चौथा दोष है वो होता है मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और कठिनाई आती है, इसमें सामान्य इकाई का अभाव होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं को मापा जा सके। यदि 2 ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे की वस्तुओं को लेना चाहते हैं या एक दूसरे से विनिमय करना चाहते हैं संयोगवश मिल भी जाएं तो सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती है दोनों वस्तुओं का विनिमय एक दूसरे के साथ किस दर पे होगा, क्योंकि यहाँ कोई माध्यम नहीं है जिसके आधार पर वो मापा जा सके। कोई मूल्य का मापक नहीं है जिसके आधार पर विनिमय को मापा जा सके। इसीलिए एक दूसरे की वस्तुओं की मांग की तीव्रता के अनुसार विनिमय तय होता है, जिसका बार्गेनिंग पावर, जिसका दर करने की क्षमता अधिक होती है, वह अगले को दबाता है और उसी आधार